ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपने सेशन को और अपने इस क्लास को। ठीक है जी। तो क्लास को शुरू करने से पहले ना केवल 1 मिनट का जो गाइडेंस मैं आप सभी लोगों को देता हूँ वो एक बार दोबारा से दोहरा दूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे है ना क्लास में नए ऐड होते हैं जो एडमिशन लेते रहते, तो उनको भी है ना ये बात पता चलनी चाहिए कि है ना अगर आप थ्योरेटिकल क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, तो 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में जितनी मैं थ्योरी आपको करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा थ्योरी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप इसके अलावा केवल और केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और उसमें भी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके लिए करना क्या है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहां पर आपको दो चीजें मिलेंगी। सबसे पहली बात, आपको कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाना है, वहां क्वेश्चन आंसर करिए, आपको सेम फीलिंग आएगी कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं। फिर इसके बाद प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। उसमें जितनी भी क्लासेस हैं और आगे जितनी भी आए वो सभी आपको देखनी है। वो किसी ना किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं जो मैं वहां पर कराता हूँ। ठीक है। अगर किसी को मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है जहां पर मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहा हूँ या पीवाईक्यू प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आपको है ना ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। अगर किसी को ऑफिशियल चैनल ना मिल रहे हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर देना, मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। और ये दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो चलिए आज के सेशन, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। क्लियर है? चलिए आज की डेट डाल देता हूं पहले। 3 अक्टूबर 2024, यानी कि 3 अक्टूबर 2024 आज की तारीख है। और जैसा कि है ना लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था या चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई कि जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जा रहा है आजकल, है ना। तो या तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लिखा हुआ दे देंगे या फिर है ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिखा हुआ आ सकता है, जिसको हिंदी में भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहा जाएगा। और ये किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, इसलिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में जो भी रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है वो मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। और एक बच्चे का कमेंट आया हुआ है उसे पढ़ लेते हैं। एक बच्चे ने लिखा है, सर मोबाइल एंड फोन में कुछ डिफरेंस होता है क्या? देखो मैं आपको बताऊं, आपको है ना एक मोबाइल शब्द है, इसके बारे में एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये मोबाइल क्या है। मोबाइल शब्द का मीनिंग होता है मूवेबल, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो चल फिर रही हो। अगर रियल में देखा जाए ना तो आप मोबाइल फोन को जब मोबाइल कहते हैं ना कि मेरा मोबाइल उठा के दे दो, तो आप लिटरली गलत बोल रहे होते हैं, उसका मीनिंग नहीं होता है। तो फिर सामने वाला व्यक्ति है ना उठा के मोबाइल ही क्यों दे देता है या मोबाइल फोन क्यों उठा के दे देता है? क्योंकि वो भी गलत जानता है, उसे क्या पता, उसे भी नहीं पता। ये उसी तरीके से हो गया जैसे मैंने आपको क्लास में समझाया था शुरुआत में। ये जो डिवाइस आपके सामने है इसे क्या बोलते हैं? ज्यादातर लोग इसे ये कहते हैं रिमोट। टीवी का रिमोट उठा के दे दो, एसी का रिमोट उठा के दे दो। बट रिमोट गलत शब्द है ना। रिमोट शब्द का सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द होता है डिस्टेंस, यानी कि दूरी। तो आप अगर इसी बात को इंग्लिश में ना बोल के हिंदी में बोलो कि टीवी की दूरी उठा के देना, अब सही लग रहा है? कोई मतलब ही नहीं बन रहा है इसका। यानी कि रिमोट नहीं है, ये रिमोट कंट्रोल डिवाइस है। इसका पूरा नाम रिमोट कंट्रोल डिवाइस है। आप चाहें तो रिमोट कंट्रोल कह सकते हैं, बस इससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। अगर केवल रिमोट कहेंगे तो बस ये बोल समझ लो कि आप इसको, मतलब आप भी समझ रहे हो और सामने वाला भी समझ जा रहा है छोटे नाम से, पर लॉजिक कोई नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं, रिमोट की जगह रिमोट का सिनोनिम भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हाँ डिस्टेंस, और हिंदी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डिस्टेंस या दूरी का कोई लॉजिक बन रहा है इस डिवाइस के लिए? बोलना नहीं। उसी तरीके से होता है मोबाइल फोन के लिए। जब हम कहते हैं ना मोबाइल उठा के दे दो, तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, यानी कि चलता फिरता उठा के दे दो। अब हिंदी में बोल के देखना, मेरा मोबाइल फोन सामने रखा हुआ है, मैं किसी से कह रहा हूं मेरा मोबाइल देना, हिंदी में बोलना चलता फिरता उठा के देना मेरा, कोई मतलब है इस बात का? तो ये बात ध्यान रखिए, मोबाइल शब्द का मतलब होता है मूवेबल। अब होता क्या है, सही करेक्ट वर्ड है फोन।
यानी आप जिस डिवाइस से टेलीकम्युनिकेशन करेंगे यानी किसी से बात करेंगे उसे फोन कहते हैं। फोन पहले वही हुआ करते थे, लैंडलाइन फोन, रिसीवर वाले, वायर वाले। आप उठाइए, नंबर डायल कीजिए, रख दीजिए, तार से जुड़ा होता था पूरा। अब उसी फोन को बना दिया गया मोबाइल, यानी चलता फिरता फोन, तो नाम दिया मोबाइल फोन। इज दैट क्लियर और नॉट? तो मोबाइल शब्द का मतलब मूवेबल है, फोन का मतलब फोन होता है। बट अगर कोई फोन चलता फिरता है, उसे लेकर इधर से उधर घूम रहे हैं, तो उसे मोबाइल फोन के नाम से बोल दिया जाएगा। चलो जी, आ जाते हैं अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ते हैं। देखो टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आज की क्लास में हम समझेंगे दैट इज कोडिंग सिस्टम के बारे में। आपने अक्सर क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट किए होंगे, तो वहां पर आपको एक शब्द दिखाई दे जाएगा दैट इज एस्की, जिसको अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहा जाता है। तो ये बेसिकली एस्की होता क्या चीज है? तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको पहली बार बताने जा रहा हूं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया हुआ है। मैंने इसके बारे में आपको समझाया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था मेमोरी यूनिट्स वाला चैप्टर, ठीक है ना? आपको याद होगा सेकंड वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था मेमोरी यूनिट्स, मेमोरी इकाइयां, जिसके लास्ट में मैंने आपको एस की EBCD IC BCD यूनिकोड ये सब लिखवाए थे आपको। तो बेसिकली हमारे पास जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे कंप्यूटर में, इसमें कोडिंग प्रणाली या कोडिंग सिस्टम इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शन को समझ पाता है। उदाहरण के लिए अगर आप कीबोर्ड से कोई भी की दबाते हैं तो कंप्यूटर को कैसे पता चल जाता है कि आप कीबोर्ड से यही वाली की दबा रहे हो? कोई तो कंप्यूटर के अंदर प्रणाली होती होगी। तो आंसर है एस की प्रणाली, या फिर एक नाम और लिखवाया था मैंने, यूनिकोड, ठीक है ना? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस बात को आप ऐसे बना लीजिए डायग्राम के फॉर्म में। आज की डेट में जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर यूनिकोड नाम की कोडिंग प्रणाली होती है, बट इस यूनिकोड के अंदर ही है ना एस की कोडिंग सिस्टम भी मौजूद है। ये उसी तरीके से हो गया जैसे एक डब्बा है आपके सामने, इस डब्बे में 5 नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, है ना? फिर अगर आपके पास कोई डब्बा है और इसमें लिखा हुआ 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी? तो मान लीजिए कोई एक और बॉक्स या डब्बा है जिसमें 10 नंबर लिखे हुए हैं। अब इन पूरे के पूरे 10 नंबर, या ऐसे समझो इस पूरे के पूरे डब्बे को आप है ना ए नाम दे रहे हो, और इस पूरे के पूरे डब्बे को आपने बी नाम दिया, समझे या नहीं? तो इसमें 1 से लेकर 5 तक जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो ए ही तो है। वो क्या है? ए। यानी बी के अंदर भी जो आधा पार्ट है वो ए वाला पार्ट ही तो है। तो इसी तरीके से समझ लो कि कोडिंग सिस्टम में तो नाम यूनिकोड और एस्की दोनों आएंगे, बट आज की डेट में जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम कोडिंग प्रणाली इस्तेमाल में ला रहे हैं वो यूनिकोड के नाम से है, जिसके अंदर एस्की मौजूद है पहले से ही। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। तो मैंने मेमोरी यूनिट्स वाला जो चैप्टर आपको पढ़ाया था, मेमोरी इकाइयां वाला, उसमें मैंने है ना हर एक मेमोरी मतलब हर एक है ना कोडिंग सिस्टम के नाम लिखवाए थे, उनकी फुल फॉर्म वगैरह, उनके बारे में भी कि कौन सा कोडिंग प्रणाली कितने बिट का होता है वो सब लिखवा दिया था। यहाँ केवल हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विंडोज के अंदर यूज होने वाले कोडिंग सिस्टम को रिवाइज कर लेते हैं बस, ठीक है? सबसे पहला नाम तो लिख लीजिए एस की। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है जी? बस इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इस एस्की कोडिंग प्रणाली को हम बेसिकली 8 बिट वाला कोडिंग सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है? या फिर एक पॉइंट और लिख लो, आपको याद होगा कि मैंने एस्की कोडिंग सिस्टम के केस में ना 7 बिट भी बताया था, तो आप ऐसे लिख लो यहाँ पर इनिशियली, यानी कि बिल्कुल जब शुरुआत में एस्की कोडिंग सिस्टम बनाया गया था तो ये कितने बिट वाला था? 7 बिट वाला, ठीक है? फिर बाद में इसी को अपडेट करके कितने बिट वाला कर दिया गया था? 8 बिट वाला कोडिंग सिस्टम बना दिया गया था। तो मैंने आपको एक बात बताई भी थी, दोबारा से रिवाइज कीजिए कि कभी भी किसी क्वेश्चन में पूछा जाए एस्की कोडिंग सिस्टम कितने बिट वाला कोडिंग सिस्टम है, एस्की कोडिंग सिस्टम में कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर बनाए जा सकते हैं,
है ना। एस्की कोडिंग सिस्टम शुरुआत में कितने बिट को रखकर बनाया गया था। इस तरीके की क्वेश्चन की भाषा आपको मिल जाए जिसमें एस्की शब्द लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना उसमें सबसे पहले दिमाग में आपको 7 ही लाना है, 7 से ही सारी पॉसिबिलिटी बनानी है। ठीक है। और अगर नॉर्मली पूछा जाए कि आपको कि कंप्यूटर में एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है, तब आंसर 8 पर टिक करेंगे। क्लियर है। क्योंकि इनिशियली कोडिंग सिस्टम एस्की में शुरुआती दौर में एक बाइट में 7 बिट हुआ करती थी, जिसको बाद में अपडेट करके फिर 8 बिट वाला कोडिंग सिस्टम बना दिया गया था। याद आ गया ना। तो एक बार फिर से दोबारा बोल दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बीते कुछ समय पहले राजस्थान में भी एक पेपर हुआ है, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर ये पूछा गया था कि एस्की कोडिंग सिस्टम 7 बिट का यूज कर रहा है, तो बताइए कितने कैरेक्टर बनाए जा सकते हैं। या फिर ऐसे था शायद क्वेश्चन के एस्की कोडिंग सिस्टम के अंदर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले 7 को लेके आइए। अब 7 जैसे ही आपको पता चल जाए 2 की पावर 7 कर दो, और 2 की पावर 7 की वैल्यू कितनी होती है, 128। तो 128 आंसर था वहां पर। ठीक है। चलो, इसके बाद है ना एक पॉइंट और लिखिए, दैट इज यूनिकोड। क्योंकि अभी जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल करते हैं उसमें यूनिकोड वाला कोडिंग सिस्टम मौजूद है या वर्क करता है। इसका अपना कोई फुल फॉर्म है नहीं, इसका अपना कोई तो फुल फॉर्म नहीं है, बट इसमें 3 वर्जन आते हैं। एक तो आता है UTF-8 के नाम से, एक आता है UTF-16 के नाम से, और एक आता है UTF-32 के नाम से। यहाँ पर 8, 16 और 32 जो लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली बिट्स हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि UTF-8 वाला 8 बिट वाला कोडिंग सिस्टम है, 8 बाइनरी बिट्स वाला। जैसे यहाँ पर लिखा ना 8 बिट्स, यहाँ 7 बिट, ऐसे ये 8 हो गया। UTF-16 16 बिट वाला कोडिंग सिस्टम है, और UTF-32 32 बिट्स वाला कोडिंग सिस्टम है। तो जब मैं आपसे ये पूछूं कि अगर UTF-16 वाले कोडिंग सिस्टम की बात चल रही है तो बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने बन जाएंगे। तो क्या करना होता है, जितने नंबर ऑफ बिट्स लिखी हुई है ना उसे 2 की पावर में लगा दो, यानी कि 2 की पावर 16 कर दो। तो पता चल जाएगा कि UTF-16 वाले कोडिंग सिस्टम के अंदर 2 की पावर 16 यानी 2 की पावर 16 कैरेक्टर बनाए जा सकते हैं। समझ में आ गई बात। कैरेक्टर का मतलब समझ रहे हैं ना। कीबोर्ड पे आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, चाहे वो अल्फाबेट्स हों, चाहे वो डिजिट्स नंबर्स हों, चाहे वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये स्पेशल कैरेक्टर टाइप के हों, @ हैश, कुछ भी हो, उन सभी को कंप्यूटर में कैरेक्टर के नाम से ही बोला जाता है। ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। यहां पर एक दो बात और रह गई है, वो भी लिख लो। UTF का फुल फॉर्म लिख लीजिए। UTF लिख लो बेटा। UTF का फुल फॉर्म था यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ठीक है। और एक बात और नोट कर लो, एस्की के केस में, एस्की कोडिंग प्रणाली के केस में मैंने आपको है ना इनके कैरेक्टर वैल्यू लिखवाई थी, याद है। जैसे कैपिटल A की वैल्यू होती है 65, कैपिटल B की वैल्यू होती है 66, कैपिटल C की वैल्यू होती है 67, और ऐसे अगर करते चले जाएं तो कैपिटल Z की वैल्यू होगी 90, स्मॉल a की वैल्यू होती है बेटा 97, और स्मॉल z की वैल्यू होती है 122। ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ एस की कैरेक्टर कैपिटल F की वैल्यू क्या होती है, एस की कैरेक्टर स्मॉल f की वैल्यू क्या होती है। तो यहां से आइडिया लगा लेना। कैपिटल A की वैल्यू अगर 65 है, उससे आगे बढ़ते जाओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। स्मॉल a की वैल्यू 97 है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे बढ़ते जाइए। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। बाकी देखो आपको पता ही है, अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस टेलीग्राम चैनल की जानकारी मैं क्लास के शुरुआत में आपको दे रहा था, वहीं पर आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नाम का जो चैप्टर है हमारा, इसकी कंप्लीट क्लास PDF ये सब एज इट इज लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, है ना। तो उस फाइल को वहां से डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकलवा कर भी रिवीजन कर सकते हैं, या मोबाइल में या कंप्यूटर में भी पढ़ सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। और अगर आप नोट्स खुद से बना रहे हैं तो इससे बढ़िया बात तो कोई और हो ही नहीं सकती है। कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है। तो क्लियर समझ में आ गया ना कि अगर आप कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करते हैं, कुछ भी दबाते हैं,
तो हमारे कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि आपने कीबोर्ड से क्या दबाया है? इट्स बिकॉज ऑफ कोडिंग सिस्टम, कोडिंग प्रणाली। चलो, अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगला एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेडलॉक। हेडिंग डालिए, डेडलॉक। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में भी डेडलॉक के नाम से ही बोला जाएगा, इसका कोई हिंदी अनुवाद या हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता है। देखो, मैंने आपको है ना लास्ट क्लास में थ्रेड के बारे में बताया था। थ्रेड बताया था ना, जब सीपीयू के पास कोई डेटा पहुंचता है तो उसको पहले टुकड़ों में तोड़ा जाता है और उस टुकड़ों को थ्रेड कहा जाता है। और वो भी थ्रेड कितने बनते हैं? जितना कोर का कॉन्सेप्ट होगा। जैसे आपके कंप्यूटर में क्वाड कोर सीपीयू लगा हुआ है, क्वाड कोर प्रोसेसर लगा हुआ है, तो वहां पर 4 थ्रेड बनाए जाएंगे किसी भी डाटा के या प्रोग्राम के, ताकि वो अलग अलग थ्रेड अलग अलग कोर में चले जाए, ठीक है, प्रोसेस होने के लिए। तो थ्रेड बेसिकली क्या है? आप बोल सकते हैं पीस ऑफ प्रोग्राम कह दो या पीस ऑफ प्रोसेस भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था आपको। अब देखो, सपोज दैट कि आपके कंप्यूटर में कोई थ्रेड है, थ्रेड नंबर 1, जिसके द्वारा ना किसी रिसोर्स को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। अब ये रिसोर्स शब्द क्या होता है? हिंदी में तो रिसोर्स को है ना स्रोत कहा जाता है, ठीक है, बट यहाँ रिसोर्स का मतलब होता है कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे कि अगर मैं मॉनिटर स्क्रीन की बात करूं तो मॉनिटर भी हमारा एक रिसोर्स है। अगर हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर भी एक रिसोर्स ही होता है। तो हमारे कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस लगी हुई हैं वो सब रिसोर्सेज के नाम से बोली जाती हैं, ठीक है। तो सपोज दैट के थ्रेड नंबर 1 है जो रिसोर्स नंबर 1 का इस्तेमाल कर रहा है, और थ्रेड नंबर 2 है जो रिसोर्स नंबर 2 का इस्तेमाल कर रहा है। कहानी यहां तक बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी, कोई दिक्कत डाउट परेशानी नहीं थी। पर दिक्कत डाउट परेशानी तब हुई जब थ्रेड नंबर 1 को लगा या उसने डिमांड करना शुरू किया रिसोर्स नंबर 2 की, और थ्रेड नंबर 2 ने डिमांड करनी शुरू कर दी रिसोर्स नंबर 1 की। ये उसी तरीके से हो गया जब 2 आदमी अपनी अपनी चेयर पे बैठे हुए थे, अपनी अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, बट अचानक ही दोनों आदमियों को दूसरों की चेयर पसंद आने लग गई। यानी कि पहला आदमी सोच रहा है कि मेरे को दूसरी वाली चेयर पे बैठना चाहिए, और दूसरा चेयर वाला व्यक्ति कह रहा है कि मेरे को पहली वाली चेयर पे बैठना चाहिए। अब वो दोनों उठे अपनी अपनी चेयर से और एक दूसरे की चेयर पे बैठने के लिए भागे, और दोनों आपस में भिड़ गए, और कोई किसी को अपनी चेयर पे पहुंचने नहीं देना चाहता। मतलब वो ये भी चाहता कि दूसरे की चेयर भी मिल जाए बट अपनी चेयर भी ना जाए, समझ रहे हैं? तो दोनों बीच में ना लड़ रहे हैं आपस में, और दोनों एक दूसरे को जाने से रोक रहे हैं। तब उस कंडीशन में डेडलॉक की कंडीशन बन जाती है, या इसी कंडीशन को डेडलॉक कह दिया जाता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और ऐसा हमें अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब हम यहां सिंपल सा कह सकते हैं कि थ्रेड नंबर 1 के द्वारा रिसोर्स नंबर 1 इस्तेमाल में लाया जा रहा था, बट वो डिमांड करने लगे रिसोर्स नंबर 2 की। थ्रेड नंबर 2 के द्वारा रिसोर्स नंबर 2 इस्तेमाल में लाया जा रहा था, बट वो डिमांड करने लगे रिसोर्स नंबर 1 की। तो इन दैट सिचुएशन, इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में डेडलॉक बन जाता है। अब आप बोलेंगे सर डेडलॉक से होता क्या है? डेडलॉक से बेसिकली आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है। आप देखते हैं ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कई बार कंप्यूटर हैंग हो जाता है बीच में। तो कंप्यूटर के हैंग होने का एक पॉसिबल रीजन ये भी होता है डेडलॉक। आप बोलेंगे सर हमेशा जब कंप्यूटर हैंग होता है तो डेडलॉक ही बन रहा होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देर आर सो मैनी रीजन ऑफ या बिहाइंड द हैंगिंग ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के हैंग होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें एक डेडलॉक भी है। कंप्यूटर में वायरस की वजह से भी कंप्यूटर हैंग हो सकता है, या फिर आपके किसी हार्डवेयर प्रॉब्लम की वजह से भी कंप्यूटर हैंग हो सकता है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से भी कंप्यूटर हैंग कर रहा हो। तो देर आर सो मैनी ऑप्शंस, सो मैनी रीजंस, बट उनमें से एक डेडलॉक होता है, ठीक है जी। बस इसका डेफिनेशन लिख लो, ऐसे लिख लो, मल्टीपल थ्रेड्स आर डिमांडिंग, multiple threads are demanding for multiple resources। समझ में आ गया? यानी कि एक से ज्यादा, हिंदी में लिख लो, एक से ज्यादा थ्रेड्स, एक से ज्यादा स्रोतों, एक से ज्यादा स्रोतों की डिमांड करने लगे।
डिमांड करने लगे तो इनको क्या बोल देंगे, इसी को डेडलॉक की कंडीशन बोल दिया जाता है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। यहां तक कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी? नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो आगे देखो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है ना अगला पॉइंट आता है, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। हेडिंग डालिए, मेमोरी मैनेजमेंट। अभी है ना कुछ दिनों पहले एक बच्चे ने ना मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, उसमें एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा था, शायद मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था। और उसमें ये पूछा था कि सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन मेमोरी मैनेजमेंट होता है या नहीं, ये शायद किसी पेपर में ही क्वेश्चन पूछा था। तो आंसर है जी हाँ। और मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कर्नल की एग्जीक्यूटिव सर्विसेज लिखवाई थी लास्ट क्लास में, उसमें सारे के सारे मैनेजमेंट के नाम लिखवाए, जिनमें से एक मेमोरी मैनेजमेंट भी होता है। ठीक है ना। मेमोरी मैनेजमेंट को यहां पर लिख सकते हैं मेमोरी का प्रबंधन, मेमोरी का प्रबंधन। ठीक है। अब इसमें बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, इसमें बेसिकली जानना क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, मेमोरी मैनेजमेंट में है ना बेसिकली हमें दो मेमोरी के बारे में जिक्र करना होता है रैम के साथ, और उन दोनों मेमोरी का नाम है, एक तो वर्चुअल मेमोरी और एक कैशे मेमोरी। चलिए एक एक करके समझते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट आता है, दैट इज मैपिंग ऑफ मेमोरी। क्या इसका कोई हिंदी नाम होता है? नहीं, अंग्रेजी में ही लिखा जाएगा, मेमोरी की मैपिंग कह दो या मैपिंग ऑफ मेमोरी कह दो। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारे कंप्यूटर की जो रैम है यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके साथ है ना कैशे मेमोरी काम कर रही होती है। इसको ऐसे बना लो, ये है कैशे मेमोरी और ये है हमारे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। आपको याद है जब मैं हमेशा डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ कि रैम से डाटा फिर है ना सीपीयू में पहुंचता है, और सीपीयू में, या ऐसे बोल दीजिए सीपीयू डाटा रैम से उठाता है और रैम में अगर डाटा ना मिले तो कैशे मेमोरी से उठाता है ना। तो उसका डायग्राम मैं हमेशा ऐसे बना देता हूं। तो ऐसे ही समझ लो कि अगर है ना कभी सीपीयू को डाटा की आवश्यकता है और वो डाटा रैंडम एक्सेस मेमोरी में नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ मिलेगा? कैशे मेमोरी में जरूर मिलेगा। क्यों मिल जाएगा वो? इसलिए क्योंकि रैम के डाटा की एक डुप्लीकेट वैल्यू कैशे मेमोरी में भी बना के रखी जा रही होती है। डुप्लीकेट वैल्यू कह दो या डुप्लीकेट डेटा कह दीजिए। ठीक है। रैम के डाटा की एक डुप्लीकेट वैल्यू बनाकर कैशे मेमोरी में रख दी जाती है, ताकि इनकेस अगर रैम डेटा लूज कर दे, डेटा को लीक कर दे, तो उस कंडीशन में कैशे मेमोरी से सीपीयू डाटा उठाकर अपना काम करता रहे। ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बेसिकली मैपिंग ऑफ मेमोरी कहा जाता है। यानी कि जब डाटा को हमने रैम से कैशे में डाला ना, तो उसी को बोल देते हैं मैपिंग करना। ठीक है जी। इज दैट क्लियर और नॉट? एक बच्चे का कमेंट आया अभिनव शर्मा का। अभिनव, जो आपने कमेंट लिखा है ना बेटा, इसको है ना क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे ना। आप जो पूछना चाहते हैं वो लास्ट में पूछेगा, क्योंकि अभी जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड डाउट पूछिए। अभी है ना क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। हाँ, बट मैं क्लास के लास्ट में ना हर एक क्वेश्चन का आंसर बता के जाऊंगा जो आप पूछेंगे। डाउट कोई नहीं छोड़ूंगा आपके, ठीक है। अब ये पॉइंट समझ में आ गया? बस देखो, क्वेश्चन पेपर में जब भी कभी आएगा ना, इतना ही पूछेंगे कि मैपिंग ऑफ मेमोरी किससे संबंधित है। तो वहां पर है ना रैम और कैशे मेमोरी, ये दो नाम आपके दिमाग में आने चाहिए। बाकी कॉन्सेप्ट बस यही है कि रैम का डाटा कैशे में डुप्लीकेट, एक रैम के डाटा की डुप्लीकेट वैल्यू कैशे में स्टोर करा दी जाए, ताकि सीपीयू का काम नहीं रुकना चाहिए। अगला एक और पॉइंट आता है, दैट इज, लिख लीजिए, स्वैपिंग ऑफ मेमोरी। स्वैपिंग ऑफ मेमोरी, इसका भी अपना कोई हिंदी नाम नहीं है, बाकी इसका एक दूसरा नाम जरूर होता है, पेज रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। पेज रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। अब सुनिए एक बात ध्यान से, दिमाग से। बीते कुछ समय पहले हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का एक पेपर हुआ है, अभी कुछ दिनों पहले ही। वहां पर है ना एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए, पेज अगर हमारे डेटा का नाम है तो बताओ ये कहां पर होता है या किस मेमोरी के अंदर होता है।
जनरली कंप्यूटर में जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो डेटा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, डेटा यहां से यहां जा रहा है, वहां जा रहा है। बट वहां उस क्वेश्चन में पूछा गया पेज हमारे डेटा का नाम है, तो बताओ ये किस मेमोरी के अंदर होगा? तो इसका आंसर दो हो सकते हैं। वैसे वहां पर है ना वर्चुअल मेमोरी सही आंसर था, बट रैम के अंदर के डाटा को भी पेज के नाम से बोल दिया जाता है। तो ये बात है ना, नोट कर लो पहले तो, यहाँ नोट कर लो साइड में कहीं पर लिख लीजिए पेज और ब्रैकेट में लिखो डेटा फॉर्म, यानी कि ये एक डेटा का रूप ही होता है पेज। और ये बेसिकली एक तो वर्चुअल मेमोरी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आभासी मेमोरी के नाम से भी बोलते हैं, आभासी मेमोरी। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आपको याद है, मैं समझा चुका हूं। कब समझाया था? कंप्यूटर मेमोरी वाले चैप्टर में। तो वर्चुअल मेमोरी को आभासी मेमोरी कहते हैं हिंदी में, इसके अंदर के डाटा को भी पेज कहा जाता है। और दूसरा, यही पेज नाम का शब्द रैम के अंदर भी इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिख लो वर्चुअल मेमोरी और रैम में, वर्चुअल मेमोरी में और रैम में, ऐसे लिख लो। क्लियर है जी? एक पॉइंट और लिखना चाहो तो लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लिख लो कि जो वर्चुअल मेमोरी है ना, उसको एक और नाम से भी बोला जाता है, लॉजिकल मेमोरी भी बोल देता है। वर्चुअल मेमोरी इज इक्वल टू लॉजिकल मेमोरी, यानी कि तार्किक मेमोरी भी कहा जाता है इसको, तार्किक मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी के तो कई सारे नाम होते हैं, वो आपको पता ही है, लिखवाए थे मैंने। बट वर्चुअल मेमोरी को लॉजिकल मेमोरी के नाम से ही बोला जाता है, ये नोट कर लीजिए। यहां आ जाओ। अब देखो, मैंने अभी आपको समझाया कि मैपिंग ऑफ मेमोरी किन दो मेमोरी के बीच में चल रही होती है, रैम और कैशे के बीच में। बट अगर स्वैपिंग ऑफ मेमोरी की बात करें तो ये चल रही होती है रैम और वर्चुअल मेमोरी के केस में। अब वर्चुअल मेमोरी कहां होती है? हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर रखा हुआ एक रिजर्व यानी कि आरक्षित स्पेस। ठीक है जी, तो वर्चुअल रैम से डाटा को है ना वर्चुअल मेमोरी में डाल दो, या वर्चुअल मेमोरी से डाटा फिर वापस रैम में बुला लो। ठीक है ना, रैम से डाटा वर्चुअल मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी से डाटा रैम में, इसी को स्वैपिंग ऑफ मेमोरी के नाम से बोला जाता है। ठीक है जी, ये दोनों ये मेमोरी है ना डाटा को अदला बदली करती रहती हैं इस तरीके से। क्लियर है? तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि स्वैपिंग ऑफ मेमोरी किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी। क्योंकि देखो रैम तो आना ही आना है, रैम से तो पीछा छूट ही नहीं सकता हमारा। कंप्यूटर का मतलब ही है कि उसमें सीपीयू और रैम होने चाहिए सबसे पहले, है ना? तो रैम तो होगी होगी, बट इसके साथ कौन सी मेमोरी इस्तेमाल में लाई जा रही है? तो स्वैपिंग ऑफ मेमोरी में वर्चुअल मेमोरी और मैपिंग ऑफ मेमोरी में कैशे मेमोरी का जिक्र होता है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है साहब? चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अगला, ये भी नोट कर लेना साइड में कहीं पे, इंपॉर्टेंट टर्म है, साइड में कर लो या इसके नीचे कर लेना जहां आपकी मन करे। अब अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज फाइल सिस्टम। हिंदी में अगर कहना है तो इसको फाइल, वैसे सिस्टम को प्रणाली कहा जाता है बट ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं आएगा, लिखा हुआ यही आएगा, दैट इज फाइल सिस्टम। ठीक है, समझते हैं। देखो क्या मीनिंग है इसका। जब आप अपने कंप्यूटर में काम करते हैं ना, तो आप काम किसी ना किसी फाइल के रूप में ही कर रहे होंगे। आप कोई फोटो देख रहे होते हैं, फोटो यानी इमेज फाइल, कोई आवाज सुन रहे हैं, ऑडियो फाइल, कोई अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो फाइल हो गई, एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो वर्ड की फाइल, एक्सेल में काम कर रहे हैं एक्सेल की फाइल, पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं पावर पॉइंट की फाइल, किसी गेम की फाइल, मूवी की फाइल, गाने की फाइल, फोटोग्राफ की फाइल, हर तरीके से जो आप काम कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर में वो इन द फॉर्म ऑफ फाइल ही हो रहा होता है, यानी उसकी फाइल बन रही होती है। तो फाइल को, या इतने प्रकार की जो फाइलें हमारे कंप्यूटर के अंदर, उनको मैनेज कौन करता है? तो आंसर है फाइल सिस्टम। अब जो मैनेज करता है उसको मैनेजर के नाम से बोला जा सकता है, जी हाँ, तो इसीलिए फाइल सिस्टम को फाइल मैनेजर के नाम से भी बोला जाता है।
मुझे याद है कि बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ था जहां एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से फाइल मैनेजर कौन सा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब ज्यादातर लोग समझ नहीं पाए कि फाइल मैनेजर क्या होता है। वो बेसिकली फाइल सिस्टम को ही पूछ रहे थे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम का नाम बताइए। आप समझ में आया? तो ये ध्यान रखना कि फाइल सिस्टम और फाइल मैनेजर दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। सुनो, माइक्रोसॉफ्ट नाम की जो कंपनी है ना, इसने बेसिकली दो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं। कौन कौन से? एक तो एम एस डॉस और दूसरा एम एस विंडोज। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम इसने बनाया था 1981 1981 में, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 1985 1985 में बनाया। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यानी कि डॉस के अंदर जो फाइल सिस्टम दिया गया था वो था फैट के नाम से। फैट के नाम से इन्होंने फाइल सिस्टम बनाया था जिसका फुल फॉर्म था फाइल एलोकेशन टेबल। तो कई बार तो है ना इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। फाइल एलोकेशन टेबल, तो ये है बेसिकली वो फाइल सिस्टम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डॉस के अंदर जो आपकी हर तरीके की फाइलों को मैनेज करता है। और ये भी ध्यान रखना कि फैट के भी अपने वर्जन होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक फैट 12 के नाम से है, इसके अलावा एक फैट 16 के नाम से, एक फैट का वर्जन बनाया गया था 32 के नाम से, और एक बनाया गया था एक्स फैट के नाम से, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक कुछ समय पहले पेपर था, वहां पर ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ इनमें से फैट का कौन सा वर्जन नहीं होता है। तो ऑप्शन में फैट 24 लिख कर दिया गया था, वही सही आंसर था। क्यों? क्योंकि फैट का 24 के नाम से आज तक कोई भी वर्जन नहीं बनाया गया, ठीक है। तो ये 4 वर्जन बने थे फैट के जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जब 1985 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बना के दिया, तब इसमें एक नया फाइल सिस्टम बना के दिया और उसका नाम था एनटीएफएस, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। यहां लिख लीजिए एनटीएफएस, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अब मुझे ये बताइए, अगर सपोज दैट किसी व्यक्ति ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फाइल बनाई हो और उसी फाइल को वो चलाना चाहता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो चल जाएगी? आप बोलेंगे सर एक ही कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है, चल जानी चाहिए। नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो फाइल सिस्टम है यानी कि एनटीएफएस वो अलग है, जिसको है ना फैट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या फैट वाले फाइल सिस्टम से बनी हुई फाइलों की कोई जानकारी नहीं है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया कि इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च करा दो फाइल सिस्टम के साथ, यानी कि इसमें फैट को भी रख के दे दिया और एनटीएफएस को भी दिया गया। यानी कि अगर किसी ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फाइल बनाई हुई है तो वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ओपन कर पाए, देख पाए उसको। क्यों? क्योंकि विंडोज के अंदर भी फैट फाइल सिस्टम पहले से मौजूद है। बट जो नई फाइलें बनेंगी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उनको मैनेज एनटीएफएस ही करेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? या तो ये पूछ रहे हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, या फिर ये पूछ रहे हैं कि फाइल सिस्टम क्या होता है। सिंपल सी बात याद रखनी है, किसी भी प्रकार की फाइलों को मैनेज करने वाला फाइल सिस्टम कहलाता है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, लिख लो चाहो तो इस बात को भी, फाइल्स को मैनेज करने वाला, ठीक है ना। इसीलिए तो इसको क्या बोल दिया है, फाइल मैनेजर भी बोल दिया है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर विंडोज और डॉस यही दो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? नहीं, और भी होते हैं। लाइनेक्स भी होता है, यूनिक्स भी होता है, मैक भी होता है, उबंटू भी होता है, OS/2 भी होता है। ऐसे ढेर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो क्या सर इन सारे ढेर सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सबका फाइल सिस्टम फैट और एनटीएफएस ही होगा? ना, सबके अंदर अलग अलग होगा। जैसे अगर हम एप्पल मैक वगैरह की बात करें, यानी कि मैकिनतोश ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें जो एप्पल के कंप्यूटर्स में हमें देखने को मिलता है, उसके अंदर जो फाइल सिस्टम है वो एपीएफएस के नाम से है, एप्पल फाइल सिस्टम के नाम से है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम यूएफएस के नाम से है, यूनिक्स फाइल सिस्टम के नाम से। तो इस तरीके से हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने अपने फाइल सिस्टम होते हैं या फाइल मैनेजर होते हैं जो फाइलों को मैनेज करते हैं। तो मैं आपको सभी को रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप है ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना,
वहां पर मैंने फाइल सिस्टम नाम की एक पीडीएफ फाइल दी हुई है, उसमें सब एक पेज की फाइल है, केवल एक ही पेज है। तो जब भी आपका एग्जाम हो तो उससे पहले है ना, आप इन सभी फाइल सिस्टम के नाम और उनकी फुल फॉर्म जरूर देख लेना, जहां पर आपको फैट एनटीएफएस ये भी लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज सिक्योरिटी इन विंडोज। अगला हेडिंग डालिए, सिक्योरिटी इन विंडोज, यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सुरक्षा। क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमें किसी भी प्रकार की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? सर कैसी सिक्योरिटी? अरे हर तरीके की सिक्योरिटी होनी चाहिए ना। कम से कम एक सिक्योरिटी ये भी तो होनी चाहिए कि मैं जब अपने कंप्यूटर को छोड़ के जाऊं तो पीछे से मेरा कंप्यूटर कोई इस्तेमाल ना कर ले। आप बोलें सर कंप्यूटर इस्तेमाल कर लेगा तो क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत तब होगी जब आपके कंप्यूटर को कोई खराब करने की कोशिश करेगा। मतलब आपसे कोई जला भुना हुआ बैठा हुआ है और आप वो ये सोच रहे हैं कि आप अपने कंप्यूटर को बस किसी तरीके से खुला छोड़ जाइए, है ना, या मान लो आपके कंप्यूटर आपके जाने के बाद वो आपके कंप्यूटर को इस्तेमाल कर ले और बस फिर देखो क्या तांडव मचाता है वो। यानी आपके कंप्यूटर की हर फाइल को वो डिलीट कर दे, सॉफ्टवेयर डिलीट कर दे, जो काम आप कर रहे हैं उसे खराब कर दे, करप्ट कर दे। तो क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके की भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि हमारा कोई डेटा लॉस ना हो? हाँ, ये भी प्रोवाइड करता है। क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंटरनेट से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? हाँ, इंटरनेट आज की दुनिया में सबसे ज्यादा अनसिक्योर नेटवर्क है। यानी अगर कोई हैकिंग होती है तो इंटरनेट से हो रही है, अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस वॉर्म आता है तो इंटरनेट के थ्रू आता है ना। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि आज की डेट में सबसे ज्यादा असुरक्षित यानी इनसिक्योर नेटवर्क का नाम बताइए, तो आंसर है इंटरनेट। तो क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट से भी कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? हाँ, उसे फायरवॉल कहा जाता है, वो भी सिक्योरिटी देता है। क्या इंटरनेट मतलब क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना कोई एंटीवायरस प्रोग्राम भी होता है जो वायरस वॉर्म ट्रोजन से सुरक्षा प्रदान करे? तो आंसर है जी हाँ, बिट डिफेंडर, वो भी है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कई तरीके की सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है, मैं एक एक करके बताता हूं, कोई डाउट है तो पूछना। एक बच्चे का कमेंट है, सर फाइल का नाम क्या है? कौन सी फाइल? कहाँ लिखा है फाइल मैंने? अच्छा अच्छा, आप उसका पूछ रहे होंगे जो टेलीग्राम चैनल पर फाइल है, पीडीएफ फाइल, उसमें यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ फाइल सिस्टम। जो टेलीग्राम पर पीडीएफ है ना, उस पीडीएफ का नाम यही है, फाइल सिस्टम। बस डाउनलोड कर लेना। अभिनव बेटा, अभी जो टॉपिक चल रहा है ना इसमें डाउट पूछो, काहे को है ना टॉपिक डिस्टर्ब करना चाह रहे हो यार, बे मतलब के बसूड़ी कर रहे हो यार तुम। पहले आपको ये बात बोल तो चुका हूं, फिर भी वही कमेंट कर रहे हो, बे मतलब क्या है। आपको मेरी आदत तो पता ही है, क्लास के बीच में जनरल डिस्कशन करता नहीं हूं ना मैं। आपने एक बार नोटिस किया है क्लास के बीच में केवल कभी अगर मन कर जाए तो पानी की बोतल उठा के पानी जरूर पी लेता हूँ, बट क्लास को छोड़ के नहीं जाता कहीं पर भी। मैं क्लास के बीच में, आपने नोटिस किया होगा, कभी कोई फोन वगैरह अटेंड करता हूँ? किसी के भी फोन आते रहे, किसी के भी, मैं क्लास के बीच में फोन अटेंड करता ही नहीं हूँ। क्लास खत्म होने के बाद सबको रिप्लाई करूंगा, बट क्लास को डिस्टर्ब नहीं करता। तो जब मैं अपनी तरफ से इतनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं तो आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि जो टॉपिक चल रहा है उसे शिद्दत से पढ़ लो, सुन लो। जब पेपर में यही सारी चीजें पूछी जाएंगी कि बताओ इनमें से फैट का कौन सा वर्जन है या नहीं है, तब आपका फैट सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जब मैंने एक बार बोल दिया, आप जो डाउट पूछोगे हर डाउट है ना क्लास के एंड में बता के जाऊंगा, बट थोड़ा सा तो पेशेंस रख लो। ये चीजें समझा रहा हूँ इसको समझ लो। अब आप कह रहे हो मेरे पेपर में ये चीज आएंगी वो चीज आएंगी, तो कैसे आंसर करोगे? जब तक पढ़ोगे नहीं तो आंसर कहां से कर पाओगे? चलो आ जाओ यहाँ पर, ध्यान रखा करो भाई, बहुत बार बोल चुका हूँ ये बातें। या तो आप क्लासेस देखते नहीं हो, और देखते नहीं हो तो फिर कैसे क्वेश्चन ठीक करोगे?
और जब क्लास देखते हो तो कितनी बार बोलिए ये बात कि क्लास में टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछा करो, टॉपिक से हटके जो पूछना है वो क्लास के लास्ट में। देखो भाई, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ना सिक्योरिटी का क्या मीनिंग है मैं समझाता हूं। देखो, सबसे पहला है ना जो सिक्योरिटी यहां पर हमें मिल रही है वो है अकाउंट्स। इसका नाम होता है अकाउंट्स। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमको 3 तरीके के अकाउंट बनाने की परमिशन देता है। सबसे पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट, आप चाहें तो इसे शॉर्ट में ना एडमिन अकाउंट भी है ना लिख सकते हो, एडमिन। ठीक है जी, जैसे ये नहीं होता व्हाट्सएप पे हम कोई ग्रुप बनाते हैं तो उसमें ग्रुप एडमिन होता है, वो एडमिन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, यही वाला शब्द होता है। तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट का बेसिकली मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये होता है कि ये जिसका कंप्यूटर है उसके पास होंगे सारे राइट्स कंप्यूटर में जो भी काम करना है। सपोज दैट आपको अपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कोई सॉफ्टवेयर डिलीट करना है ना, तो ये सारी चीजें आपके हाथ में होंगी। जैसे सपोज दैट कि आप है ना कोई सॉफ्टवेयर को खरीद के लेके आते हैं या किसी व्यक्ति से लेके आते हैं, बड़ी मशक्कत से लेके आए थे, और अचानक से ना आपके घर में आपका भाई बहन, छोटा भाई बहन हो या कोई रिलेटिव हो, वो आपके कंप्यूटर को यूज कर रहा है और उसने सॉफ्टवेयर ही डिलीट कर दिया। अब आप बड़ी मुश्किल से लेके आए थे किसी से, अब वो डिलीट कर दिया, फिर दोबारा लाना पड़ेगा, मेहनत हो जाएगी ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट किसी व्यक्ति को खुला मिल गया आपका और उसे उसमें वो कुछ भी डिलीट करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर वो पासवर्ड मांगेगा कि पासवर्ड डालो तभी डिलीट होगा। ये चीज आजकल फोन में भी हमें देखने को मिलती है कि हमारा फोन अगर कोई यूज कर रहा है तो कोई कोई भी चीज डिलीट नहीं कर सकता जब तक वो पासवर्ड या पिन नंबर ना डाले, है ना। तो ये अकाउंट सिक्योरिटी होती है ताकि हमारी चीज को हम ही एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो पहला हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट, जिसके पास सारी परमिशन है हर तरीके की फाइलों को डालना, डिलीट करना, सब कुछ। अब सपोज दैट कि आप अपने कंप्यूटर को और भी लोगों को देते हैं, जैसे ही आपके घर में छोटे भाई बहन है वो भी चलाते हैं और आपका कोई रिलेटिव दोस्त है वो भी आके चला लेता है, तब आप है ना सभी के लिए यूजर अकाउंट्स बना सकते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग यूजर अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो सभी के नाम से। उन यूजर अकाउंट्स में ना जो भी आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। मतलब डाटा तो कंप्यूटर का यूज होगा, यानी कि जो डाटा आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट में जो दिखाई दे रहा है वो डाटा यूजर अकाउंट में भी दिखाई देता है, बट यूजर अकाउंट में परमिशन मिल सकती है। परमिशन लिमिट कर सकते हो कि हाँ तुम्हें ये परमिशन है, ये परमिशन नहीं है। यानी आप किसी यूजर अकाउंट वाले व्यक्ति को दे सकते हैं परमिशन कि है ना वो सॉफ्टवेयर को डिलीट कर पाए या ना कर पाए, किसी दूसरे यूजर अकाउंट वाले को मान लीजिए मत दीजिए कि वो सॉफ्टवेयर डिलीट नहीं कर सकता या कोई फाइल डिलीट नहीं कर सकता। तो यूजर अकाउंट्स में परमिशन आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, सबके अलग अलग बनाकर। जैसे आपके घर में 2 भाई बहन है, मतलब आपके अलावा 2 और लोग हैं, छोटे भाई और बहन, तो उनके 2 यूजर अकाउंट और बना दो। ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट में ना एक अकाउंट और होता है जिसको गेस्ट अकाउंट के नाम से बोला जाता है। ये क्या चीज होती है? गेस्ट अकाउंट है ना बेसिकली एक तरीके से समझ लो देयर इज नो परमिशन, कोई परमिशन नहीं है। फिर जब कोई परमिशन नहीं होगी तो फिर कंप्यूटर को कोई यूज क्यों करेगा? इसका सिंपल सा मतलब है बहुत लिमिटेड से लिमिटेड परमिशन। जैसे कि कोई पिक्चर देखना चाहे, मूवी देखना चाहे, इंटरनेट चलाना चाहे बस, कोई गाने सुनना चाहे बस, इतनी परमिशन होंगी यूजर अकाउंट में। ये तब के लिए होता है जैसे सपोज दैट कि आप है ना अपने कंप्यूटर को छोड़ के चले गए और आपके पीछे है ना कोई रिलेटिव आया आपका जानने वाला और वो आपके कंप्यूटर को खोल के चलाना चाहता है, तो वो गाने सुन ले, मूवी देख ले या इंटरनेट चला ले, बस इतनी परमिशन खुलती है यूजर गेस्ट अकाउंट में। ठीक है भाई, तो मैं फिर से बता दूं आप सभी लोगों को कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिक्योरिटी हमें मिलती है तो सबसे पहली है अकाउंट सिक्योरिटी, जिसमें 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट, यूजर अकाउंट और गेस्ट अकाउंट के नाम से। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, अब इसी के नीचे है ना आप लिखिएगा, क्योंकि नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो बिल्कुल नीचे लिखते जाना। तो अकाउंट्स के नीचे लिखो यहां पर, मैं लिख रहा हूं ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, दैट इज फायरवॉल या विंडोज फायरवॉल। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फायरवॉल नाम का कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये होता क्या है? ये है ना सॉफ्टवेयर है या कोई हार्डवेयर है? तो देखो सिंपल सी बात है, जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, तो उसके अंदर की फायरवॉल भी सॉफ्टवेयर ही होगी ना। बट
फायरवॉल हार्डवेयर भी होता है। यानी अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए, नोट कर लीजिए, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि फायरवॉल क्या होता है, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, तो बेटा दोनों, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ। ठीक है भाई। ये आपके एक एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो एक ऑप्शन पर लिखा हुआ आया था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बोथ। अब सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो विंडोज फायरवॉल हो गया, या फिर अगर आपके कंप्यूटर में कोई एंटीवायरस है तो एंटीवायरस की भी अपनी एक फायरवॉल होती है। क्या होता है फायरवॉल का मतलब, वो अभी समझाऊंगा, पहले ये समझ लीजिए कि ये दोनों रूप में अवेलेबल है। तो एंटीवायरस के अंदर फायरवॉल हो गया, विंडोज के अंदर फायरवॉल हो गया, ये तो सॉफ्टवेयर होते हैं। बट नेटवर्किंग जहां पर बनाई जाती है, नेटवर्किंग का जहां पर कॉन्सेप्ट होता है, वहां पर फायरवॉल नाम की डिवाइसेस भी आती हैं नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है ना। तो फायरवॉल हमारी दोनों तरीके से काम करती है। अब एक सिंपल सा मतलब समझते हैं कि ये फायरवॉल का मतलब क्या है। देखो, फायर और वॉल, वॉल का मतलब होता है बेटा दीवार। ठीक है। तो ऐसे ही मान लीजिए कि एक दीवार है जिसमें आपने आग लगा रखी है। अगर आप इंटरनेट पे या कहीं पर भी किसी किताब में फायरवॉल का डायग्राम देखेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखाया जाता है कि एक दीवार जिसमें आग लगी हुई है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई आग का कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए कि आपका मान लो घर है और आपने उस घर के चारों ओर एक बाउंड्री लगाई हुई है, और हो सकता है बाउंड्री पे एक गेट भी लगा दिया आपने, ताकि अगर उस गेट पर कोई आए तो उस गेट पर पहले आइडेंटिफिकेशन हो, पूरी पहचान हो, है ना। आप उसे परमिशन दें कि अच्छा हाँ ठीक है हम आपको जानते हैं, आप अंदर आओ, तब वो घर के अंदर एंटर करे, वरना बाहर निकल जाए। अब आप बोलेंगे सर दीवार से फांग फलांग कर भी तो आ सकता है, कूद कर, तो इसीलिए वहां पर आप क्या करेंगे, कोई आग जैसा कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि वो दीवार को कूद कर भी ना आ पाए। अब आग जैसी चीजें तो जनरल या प्रैक्टिकल लाइफ में होती नहीं है दीवार पे। क्या करते हैं, फेंसिंग कर देते हैं, देखा है आपने दीवारों पर, या तो वो कांच के टुकड़े लगा देते हैं ताकि उनको चढ़ के कोई ना आ पाए, या फिर फेंसिंग कर देते हैं कटीले तारों वाली, ताकि हमारी दीवार को कोई कूद कर ना आ जाए। तो जो आप अपने घर के चारों ओर दीवार पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो वो फायरवॉल ही कहलाता है रियल लाइफ में। अब हम कंप्यूटर की बात करें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी है ना, एक फायरवॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है अनवांट अनऑथराइज एंट्री को रोकना। मतलब बिना परमिशन के है ना हमारे कंप्यूटर में कोई चीज आ ना जाए। और बेसिकली यहां पर फायरवॉल है ना इंटरनेट से ही सुरक्षा प्रदान कर रही होती है। ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, अनऑथराइज एंट्री को रोकना, को रोकने के लिए ऐसे लिख लो। ठीक है भाई। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में बोलते हैं अनाधिकृत, अनाधिकृत घुसपैठ को रोकना। घुसपैठ, समझ में आ गई बात। तो फायरवॉल बेसिकली क्या काम करती है, अनऑथराइज एंट्री को रोकती है। अब देखो ये काम कैसे करते हैं, काम कैसे करता है। अगर आप है ना इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करिए, या आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, तो उस कंडीशन में ना विंडोज फायरवॉल आपको है ना एक मैसेज देगी कि दिस फाइल इज हार्मफुल फॉर योर कंप्यूटर, डू यू वांट टू कीप और डिस्कार्ड दिस फाइल। हिंदी में कहा जाएगा ये फाइल आपके कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है, क्या अभी भी इसे डाउनलोड करना चाहेंगे या इसे रोकेंगे। आपने कहा कीप, तो फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, यानी आपकी मर्जी, भाड़ में जाओ। यानी अगर आप इसे फिर भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी गारंटी नहीं है, कंप्यूटर खराब हो तो मैंने तो आपको पहले ही मैसेज दिया था, है ना, अब आप देख लेना अपने आप। और अगर आप डिस्कार्ड कर देते हैं तो इसका मतलब है कि वो फाइल अब डाउनलोड नहीं होगी। तो हमें ये मैसेज दिया किसने फाइल डाउनलोड करने के समय पर, तो आंसर है विंडोज फायरवॉल ने ही। उसने बता दिया पहले कि इस फाइल में कोई ना कोई ऐसा मैलिशियस कंटेंट है जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर खराब हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये सिक्योरिटी हमें मिल जाती है। ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखिए, विंडोज एंटीवायरस। विंडोज एंटीवायरस, देखो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना एक वायरस, सिंपल या एक बेसिक वायरस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। इसको बेसिक वायरस प्रोटेक्शन ही बोलता है, एक बुनियादी वायरस सुरक्षा। और ये प्रोवाइड की जाती है इसके एक एंटीवायरस की वजह से जिसका नाम है बिट डिफेंडर। यहां पर आप एग्जांपल लिख लो या ऐसे लिख लो,
बिट डिफेंडर। आपने ना एंटीवायरस के नाम सुने हैं? बहुत सारे एंटीवायरस होते हैं, जैसे नॉर्टन, कैस्परस्काई, अवस्त, अवीरा, नॉट 32, है ना। तो ऐसे ढेर सारे एंटीवायरसेस हैं मार्केट में, बट बिट डिफेंडर नाम का जो एंटीवायरस है वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो हिंदी में लिख लो बुनियादी वायरस सुरक्षा। अब आप में से कोई ये तो नहीं कह रहा सर वायरस वगैरह क्या होते हैं, इनको भी पढ़ा दो। तो आप चिंता मत कीजिए, कंप्यूटर सिक्योरिटी नाम का एक पूरा चैप्टर ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें सारे मालवेयर के बारे में जिक्र करेंगे कि वायरस क्या होता है, वॉर्म क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, लॉजिक बॉम्ब क्या होता है, ब्लेंडेड थ्रेट क्या होते हैं। ये सारी चीजें आपको वहां पर पता चल जाएंगी, इनके बीच में डिफरेंशिएशन भी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो बेसिकली अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी या सुरक्षा की बात करते हैं तो यहां पर तीन चीजें हमें देखने को मिली। सबसे पहले ध्यान रखना अकाउंट्स, इसमें तीन तरीके के अकाउंट क्रिएट होते हैं। दूसरा पॉइंट है विंडोज फायरवॉल, और तीसरा पॉइंट होता है दैट इज एंटीवायरस। ठीक है, चलो अब अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है विंडोज का क्रैश हो जाना। विंडोज क्रैश कभी आपने सुना है कंप्यूटर यूज करते समय कि उसमें जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है वो खराब हो गया, क्रैश हो गया, करप्ट हो गया? सुना है कभी, या बोला है आपने कि हमारे कंप्यूटर की विंडो खराब हो गई है? विंडोज का खराब हो जाना, ठीक है। अब देखो, अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कभी क्रैश हो रहा है यानी कि खराब हो रहा है, तो इसके पॉसिबल रीजन क्या क्या हो सकते हैं? क्या कारण हो सकता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो गया? तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहला कारण तो ये होता है कि आपके कंप्यूटर में जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है उसको मेमोरी स्पेस नहीं मिल रहा हो प्रॉपर। यानी कि ऐसा हो सकता है कि विंडोज में कोई अपडेट आई हो और उस अपडेट की वजह से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है ना वो बढ़ गया है, और आपके कंप्यूटर की मेमोरी उतनी नहीं है। समझ लो जैसे कोई फाइल है ना 10 मेगाबाइट की है और आपके कंप्यूटर में जगह है 8 मेगाबाइट की। पहले 8 मेगाबाइट की फाइल थी, बट वो अपडेट होने के बाद 10 मेगाबाइट की फाइल बन गई है, और अभी कितना आपके कंप्यूटर में स्पेस है? 8 मेगाबाइट का ही। तो वो 10 मेगाबाइट की फाइल 8 मेगाबाइट में आ नहीं पाएगी, और उस कंडीशन में बार बार क्रैश हो जा रहा होगा ये सिस्टम। यानी वो कोशिश करता है इंस्टॉल होने की या उस मेमोरी स्पेस में आने की, बट वो आ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि 8 मेगाबाइट की जगह और 10 मेगाबाइट की फाइल है, तो वो बार बार एंड में जाके क्रैश हो जाएगा। तो प्रॉपर मेमोरी का अवेलेबल ना होना भी विंडोज क्रैश का एक कारण होता है। तो लिखिए, ऐसे लिख लो, नॉट अवेलेबल मेमोरी। नॉट अवेलेबल मेमोरी यानी जितनी मेमोरी की आवश्यकता है कंप्यूटर में वो मेमोरी उसे नहीं मिल पा रही, तो उसके कारण भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर जाता है। ठीक है, अगला एक और कारण हो सकता है विंडोज का क्रैश होने का, और वो ये है कि आपने अपने कंप्यूटर के साथ सपोज दैट किसी हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट किया हो, जैसे कि पेन ड्राइव को, और आप अचानक ही पेन ड्राइव को निकाल दें। तो बेसिकली क्या होता है कि पेन ड्राइव है ना आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाती है। जब पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम्स के साथ अटैच होकर चल रही होती है। अब आप अचानक ही पेन ड्राइव को जब खींच देते हैं बाहर, तो जिन प्रोग्राम के साथ वो अटैच थी वो प्रोग्राम करप्ट हो जाते हैं, और उनकी वजह से फिर ओवरऑल विंडोज भी करप्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। फिर कई बार ऐसा देखने को मिलता है हमको कि आपने जैसी पेन ड्राइव निकाली, अब उसके बाद कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा। तो उसका रीजन यही है कि एक्सटर्नल हार्डवेयर का अचानक यानी सडन रिमूव किया जाना। लिख लीजिए, एक्सटर्नल यानी कि बाहरी हार्डवेयर का सडन यानी कि अचानक निकाल देना, सडन निकाला जाना। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? तो अगर आप एक्सटर्नल हार्डवेयर को अचानक से निकाल देते हैं तो उसके कारण भी आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के खराब होने के चांसेस हैं। और क्या चांस हो सकते हैं? एक चांस पावर फेलियर भी हो सकता है। पावर फेलियर मतलब आप कंप्यूटर चला रहे थे और अचानक बिजली चली गई, तो उस कंडीशन में भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा आजकल तो वैसे लैपटॉप आ गए सबके पास, तो लैपटॉप में बैटरी लगी होती है नीचे, तो उस बैटरी की वजह से है ना आपके कंप्यूटर को ना पावर सप्लाई मिलती रहती है, अगर आप डायरेक्टली पावर से नहीं चला रहे लैपटॉप को। तो
बैटरी मान लो 1-1.5 घंटे का पावर सप्लाई दे देगी, है ना, तो आप लैपटॉप को कहीं भी लेके बैठ जाते हैं और काम करते रहते हैं। फिर बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाएगी तो दोबारा चार्ज कर लेंगे। तो लैपटॉप में तो ऑप्शन है, बट हम बात कर रहे हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर की, जो टेबल पे परमानेंट फिक्स रखा रहता है, वो तो सीधे बिजली से ही चलता है, उसका तो प्लग बिजली के बोर्ड में लगा होता है। अब अचानक से बिजली अगर चली जाए और कंप्यूटर पे काम कर रहे थे तो उसमें विंडो करप्ट हो सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि उन डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ एक यूपीएस रखा रहता है, जिसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहा जाता है, जो कि आपके कंप्यूटर को एक पावर बैकअप भी देता है कुछ मिनटों का, ताकि अचानक इलेक्ट्रिसिटी पावर फेलियर होने पर आप कुछ मिनटों के अंदर अपने कंप्यूटर की सारी फाइलों को प्रॉपर बंद कर लें और कंप्यूटर को शट डाउन कर लें। तो पावर फेलियर की वजह से भी क्या हो सकता है, विंडो करप्ट हो सकती है। और लास्ट में एक कारण और लिख लीजिए, दैट इज वायरस की वजह से। वायरस की वजह से देखो, ये बात ध्यान से सुनिएगा, और मैंने बोली भी थी पहले, आपको बताई भी थी कि पूरी दुनिया में अगर आज की डेट में 100 कंप्यूटर चल रहे हैं तो उनमें 82 यानी 82 कंप्यूटर्स में यही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले तो ये 95% कंप्यूटर्स में हुआ करता था, बट अब मार्केट में और भी ऑपरेटिंग सिस्टम का लोग इस्तेमाल करने लग गए हैं, इसलिए ये परसेंटेज घटकर 82% पर आ गया है। फिर भी 100 में से 82 कंप्यूटर, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा वायरस बनाए गए ना, वो इसी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को खराब करने के लिए बनाए गए। तो बहुत सारे ऐसे वायरसेस भी होते हैं, जैसे सिस्टम वायरस भी होते हैं, है ना, जो डायरेक्टली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ही खराब करते हैं। तो उनकी वजह से भी विंडो करप्ट हो जाती है। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको कि अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि विंडो करप्ट हो गई है तो इसका एक पॉसिबल रीजन, कारण क्या हो सकता है, तो कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से अवेलेबल मेमोरी का ना मिल पाना, एक्सटर्नल डिवाइस का अचानक निकाल दिया जाना, पावर फेलियर हो जाना, और वायरस की वजह से भी विंडो करप्ट हो जाती है। चलिए एक और पॉइंट लिखिए, दैट इज विंडोज अपडेट। देखो, मैं आपसे ना यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जिसको भी पता हो वो शॉर्ट में लिखना, जितना शॉर्ट में लिख सकते हो। ये अपडेट में और अपग्रेड में डिफरेंस क्या होता है? दो शब्द होते हैं मिलते जुलते, एक तो होता है अपडेट और एक शब्द होता है अपग्रेड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जितना कम शब्दों में लिख सकते हो उतना कम शब्दों में बताना। देखो मैं समझाता हूँ, आप लोग भी जब लिखना चाहें कमेंट में लिख देना, पर मैं समझा देता हूँ। देखो, अपडेट का सिंपल सा मतलब है कि जो चीज आपके पास है पहले से, यानी कि जो एग्जिस्टिंग चीज है आपके पास, उसी में ही है ना किसी नई चीज को जोड़ दिया जाना, ये अपडेट कहलाती है। जैसे सपोज दैट कि आपके पास है ना कोई फोन है और फोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आपने नोटिस किया होगा कि उसमें बीच बीच में अपडेट आती रहती है एंड्रॉयड को अपडेट करने के लिए। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि जो एंड्रॉयड बेसिकली गूगल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो गूगल ने मान लो एंड्रॉयड में कोई सिक्योरिटी बढ़ाई है, तो वो अपडेट निकाल देती है, तो सभी के फोन में अपडेट आ जाएगी और आप अपडेट कर लेंगे। तो जितने फीचर्स पहले से थे वो तो मौजूद होंगे ही होंगे, उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर और जुड़ जाता है, दैट इज अ अपडेट, यानी एग्जिस्टिंग फाइल्स और प्रोग्राम के साथ कोई और नई चीज भी आ जाना। बट अपग्रेड में क्या होता है, सपोज दैट कि आपके पास है ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था दैट इज एंड्रॉयड 12। मान लो आपके पास फोन है और उसमें एंड्रॉयड 12 नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी गूगल ने क्या किया, एक नया ही ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया जिसका नाम रखा गया एंड्रॉयड 13। इसका नाम है एंड्रॉयड 13। तो अगर आपके फोन में एंड्रॉयड 12 की जगह अब एंड्रॉयड 13 आ गया है, तो इसे बोलते हैं अपग्रेड हो जाना, यानी कंप्लीटली चेंज हो जाना। जैसे अगर ये तो चलो सॉफ्टवेयर की बात है, हार्डवेयर की भी अगर हम बात करें, तो अगर आपके कंप्यूटर में कोर i3 प्रोसेसर है यानी सीपीयू है, और आप उसे चेंज करवा के कोर i5 प्रोसेसर लगवा लेते हैं, या फिर कोई नया ही कंप्यूटर खरीदते हैं जिसमें कोर i5 प्रोसेसर लगा हुआ है, तो ये अपग्रेड करना कहलाएगा। ठीक है, चलो। तो मैं आपको ये बता रहा था कि विंडोज अपडेट का बेसिकली मीनिंग क्या है। देखो, विंडोज अपडेट है ना नेसेसरी होता है, जरूरी होता है कि आपको टाइम टू टाइम पर विंडोज को अपडेट करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना टाइम टू टाइम पर इसमें अपडेट्स निकालती रहती है, और ज्यादातर इनके जो अपडेट्स होते हैं वो या तो जो प्रोग्राम चल रहे हैं ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक करने के लिए पैचेस को प्रोवाइड करना होता है। एक शब्द इस्तेमाल करते हैं पैच,
ये क्या होता है? पैच का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पर रिपेयर प्रोग्राम। रिपेयर प्रोग्राम, जैसे मान लो आप अपने कंप्यूटर को चला रहे हैं और चलाते चलाते है ना, इसमें कुछ प्रोग्राम्स है ना खराब हो रहे हैं, करप्ट हो जा रहे हैं, है ना, तो उनके लिए कंपनी क्या करती है, रिपेयर प्रोग्राम्स बना देती है। ठीक है, और उन रिपेयर प्रोग्राम के थ्रू जो पहले से प्रोग्राम एग्जिस्टिंग में है वो रिपेयर हो जाते हैं या ठीक हो जाते हैं। तो कई बार अपडेट्स में ना क्या मिलेगा हमको, पैच मिल जाते हैं। ठीक है, और ज्यादातर केस में ना जो अपडेट वगैरह होती है वो सिक्योरिटी से ही संबंधित होती है, यानी कि कंपनी को लगता है कि हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को और ज्यादा सिक्योर बनाना है, ताकि वायरस से प्रोटेक्शन या किसी इंटरनेट से प्रोटेक्शन इसे मिलनी चाहिए। तब उस केस में ये बार बार क्या निकालते रहते हैं, अपनी अपडेट निकालते रहते हैं। तो एक पॉइंट सिक्योरिटी भी हो सकता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिक्योरिटी रीजन। इज दैट क्लियर और नॉट? सुरक्षा कारण, हिंदी में लिख लो सुरक्षा कारण। समझ में आ गया? तो पैच का मतलब भी ध्यान रखिएगा, रिपेयर प्रोग्राम्स को कहा जाता है, यानी कि अगर कोई प्रोग्राम है वो खराब हो गया है, करप्ट हो गया है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका पैच आ जाएगा नई अपडेट में, और उसकी वजह से वो प्रोग्राम को रिपेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो विंडोज अपडेट में आप ये लिख दो, अपडेट करना क्या होता है, मस्ट होता है, ऐसे लिख लो, अपडेट करना मस्ट होता है या जरूरी होता है, जरूरी होता है। पता है ये जरूरी क्यों होता है? इसका जरूरी होना इस बात पे भी निर्भर करता है, जैसे आपके कंप्यूटर में नई चीज आ जाए, आप है ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 साल से चला रहे हैं अपने कंप्यूटर में और आपने आज तक उसे अपडेट नहीं करा, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जो नई चीजें यूजर्स को प्रोवाइड कराई जा रही है ना, वो भी फ्री में, वो भी नहीं मिलेंगी आपको। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको एंटीवायरस अपडेटेड वाला प्रोवाइड करा रहे हो, बिल्कुल नया अपडेटेड फ्री में मिलना है, और आप अपडेट ही नहीं कर रहे हो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो नया अपडेटेड एंटीवायरस भी नहीं मिलेगा आपको, पुराना वाला एंटीवायरस डला होगा। और अगर आपके कंप्यूटर में कोई नया वायरस आता है तो वो उसको पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि नए वायरस की जानकारी पुराने एंटीवायरस को नहीं होगी। और अगर आप विंडोज को टाइम टू टाइम पर अपडेट करेंगे, नई अपडेट आ जाती है वायरस एंटीवायरस में, तो वो नए वायरसेस को भी पकड़कर बता देगा और आपके कंप्यूटर को खराब होने से बचा लेगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर अंत। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं, एक तो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू और एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों तरीके से मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको बता दिया है। ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश हो जाता है। अब अगली नेक्स्ट क्लास में हम अपना मोस्ट अवेटिंग, यानी जिसकी सबको है ना इंतजार रहता है, सबको है ना वेट रहता है कि एमएस ऑफिस कब स्टार्ट होगा, तो अगला हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा एमएस ऑफिस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसको हम स्टार्ट कर देंगे। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था कि ज़्यादातर जितने भी एग्जाम हैं पूरे इंडिया में जो भी हो रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स, उन सभी में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये 3 ही एप्लीकेशन पूछी जाती हैं। केवल पूरे इंडिया में एक स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो रहा है और वो है उड़ीसा का। वहां पर केवल है ना एमएस एसएस भी पूछा जा रहा है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से हटकर एसएस। तो देखो, केवल एक एग्जाम के लिए ना मैं आपको अननेसेसरी कई सारी क्लासेस दे दूं तो ये भी ठीक नहीं है। तो जो बच्चे उड़ीसा से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एमएस एसएस से संबंधित कोई ना कोई कंटेंट मैं बना के दे दूं, अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, वरना मैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ही पढ़ाता हूँ एमएस ऑफिस के अंदर। ये बात मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी आपको समझाई थी, बताई थी, है ना। तो आज की क्लास और आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। अब पूछिए जो आप पूछ रहे थे क्लास के बीच में इस टॉपिक से हटकर डाउट्स, पूछो भाई। किसी का कोई भी डाउट है तो पूछो। कौन था वो? अभिनव सर एमएस वर्ड करवाओगे आप? मेरे सिलेबस में एमएस वर्ड एक्सेल है। अभिनव मेरे भाई, जब आप कोई बैच लेते हो तो आपकी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि नहीं, आप कम से कम इंट्रोडक्शन क्लास देखोगे या नहीं देखोगे? देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? देखनी चाहिए।
तो जब आप कोई बैच ले रहे हैं तो कम से कम इतना तो समय निकालो कि आप उसकी इंट्रोडक्शन क्लास देख लो। और इंट्रोडक्शन क्लास में साफ साफ मैंने बताया था कि एमएस ऑफिस कराऊंगा, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों एप्लीकेशन कराऊंगा, फिर भी आप नहीं देख रहे हो। सर मेरा जेके पुलिस एसआई का एग्ज़ाम है, यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, उसमें बाकी सब टॉपिक है, बस एमएस वर्ड एंड एक्सेल में डाउट है मुझे। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो भी सिलेबस पूछा जाना है वो सारा सिलेबस इस बैच से कवर हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे याद है, या मुझे लग रहा है कि शायद 25 मार्क्स का 25 नंबर का आएगा कंप्यूटर आपके पेपर में, है ना? जम्मू कश्मीर का है ना, हाँ 25 का ही आएगा। तो उसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये तीनों एप्लीकेशन पूछी जाएंगे, वो आपको मेरे बैच में मिल जाएंगी। आप चाहें तो लाइव देख लो, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और चाहें तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो। वीओडी वाली क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड करी दी हैं, तो आप वहाँ से देखकर अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट दोनों में सेम ही रहता है। सर आज ही कोर्स खरीदा है। ठीक है, तो एक, अगर आज ही आपने कोई कोर्स खरीदा है तो कम से कम है ना, कोई लाइव क्लास चल रही है तो उसमें नेक्स्ट डे जाओ, जब आप पूरी इंट्रोडक्शन क्लास देख लो उसके बाद जाना चाहिए ना। क्योंकि आपने आज बैच खरीदा और आप लाइव क्लास में आ गए, आप तो अपने दुनिया भर के डाउट पूछ लोगे, बट वो डाउट है ना, अगर पहले से ही मैं 10 बार अगर क्लियर कर चुका हूँ बच्चों को, तो फिर ये भी खराब लगता है ना कि एक ही बात बार बार चल रही है, बार बार क्लास में रिपीट हो रही है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो सभी बच्चों को बोलूंगा कि जो लोग है ना नया बैच खरीदते हैं, लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, उनको इंट्रोडक्शन क्लास सबसे पहले देखनी चाहिए। चाहे वीओडी वाली क्लासेस देखना शुरू करो, चाहे लाइव देखना शुरू करो, उससे पहले आप है ना एक बार इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देख लो। नहीं नहीं, सॉरी मत बोलो भाई, मैं आपसे खुद ये नहीं कह रहा कि आप सॉरी बोले, माफी मत मांगिए, कोई आपने गुनाह गुनाह थोड़ी कर दिया है। बस ये है ना, देखो एक मैंने अपना तरीका बना रखा पढ़ाने का, जिसमें मैं क्लास के बीच में जनरल डिस्कशन नहीं करता हूँ। आपने नोटिस किया होगा हर जगह भीड़ चाल सी चल रही है ना, मछली बाजार बना हुआ है। क्लास के बीच में ना जो बातें करनी है वो भी करनी है, जो नहीं करनी वो भी कर रहे हैं टीचर्स। इधर उधर की बातें बताना शुरू करना, टाइम पास करना, वो मेरी आदत नहीं है। मैं 1.25 घंटे की क्लास पढ़ाता हूँ, लास्ट के 15 मिनट आपको डाउट के लिए दूंगा। आप 1.25 घंटे में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें 10 नहीं 20 डाउट पूछो, 100 डाउट पूछो, बट उस टॉपिक से रिलेटेड। इससे हटके पूछना है क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक बच्चे ने लिखा, सर आपको छुट्टी की पता क्यों नहीं होती है? गगन सर को तो पता रहता है। कौन सी छुट्टी की नहीं पता मेरे को? मेरे को सारी बात पता रहती है, सब पता रहता है मेरे को, और आपको बताता नहीं हूँ मैं। अरे कहने का मतलब ये है कि मेरे को भी पता चल जाता है कि कौन सी क्लास, मतलब कब छुट्टी है या नहीं है, सब पता होता है, ठीक है। जैसे गगन सर को पता रहता है, वैसे सारे टीचर्स को पता रहता है कि कब छुट्टी है कब नहीं है। बट ये हो सकता है कि मान लो अगले दिन अगर छुट्टी है तो शाम तक कंफर्म हो। वैसे कुछ छुट्टियां तो कंफर्म ही है, जैसे 2 अक्टूबर की लास्ट छुट्टी हुई है, वो सबको ही पता है, ऑफिशियल छुट्टी होती है। पर कई बार बीच में है ना कुछ, मान लो किसी वजह से है ना कोई एक्स्ट्रा छुट्टी दी जा रही है, तो वो शाम को ही कंफर्म होता है 5-6 बजे के आसपास, ठीक है। मुझे भी पता रहता है। विशाल सिंह जी ने क्या लगा, गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। और अभिनव मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आप सॉरी मत लिखिए भाई, ठीक है। मैं सॉरी आप लोग आपसे लिखवाने के लिए नहीं ऐसा बोल रहा हूँ, मेरा बस कहना यह था कि आप डाउट वो पूछा करो क्लास के बीच में जो टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है। चलो फिर अगली क्लास में मिलेंगे। और अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो मैंने क्लास के शुरुआत में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, आप चाहें तो उस पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट ध्यान रखना कि मैं जैसे ही फ्री होऊंगा तभी रिप्लाई कर पाऊंगा, क्योंकि पूरे दिन भर क्लास लेने के बाद हमें भी कम समय मिलता है व्हाट्सएप देखने का। हाँ रिप्लाई जरूर आएगा, बट थोड़ा देर सवेर कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार सभी को।